Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is classification of organic compounds. तो students classification of organic compounds को discuss करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है ये जो आपको फ्लो शीट नज़र आ रही है, फ्लो शीट डायग्राम, तो स्टूडेंट्स इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन मेंशन की गई है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वाई देयर इज़ अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। इसको जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी तक जो है वो उनकी डिस्कवरी हो गई हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करना जो है इस तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को अच्छे तरीके से उनको स्टडी कर सकें। तो यही रीज़न है कि हम लोगों ने क्यों क्लासिफिकेशन की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको बात क्लियर हो गई है कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन। लेकिन अब हम स्टडी करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने बेसिकली स्टूडेंट्स स्टार्ट में दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट जो क्लास है हमारे पास उसको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन यानी या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और ए साइक्लिक, ए कहते हैं एब्सेंट, यानी ए जब वर्ड लगाते हैं तो ए साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल एब्सेंट है, ठीक है। ओपन चेन है जिसमें साइकिल नहीं बन रही है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि जो आपके पास ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं या ए साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके केस में जो है साइकिल नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि इसमें ये होता है कि इसका जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है उनके अंदर जो है ना वो ज्वाइन नहीं करते। अगर वो ज्वाइन कर जाएंगे तो उस वक्त वो साइकिल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट कार्बन है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ जो है चेन के ज्वाइन कर जाता है, जिसकी वजह से वो एक साइकिल बन जाती है या रिंग फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने जो फर्स्ट ये जो दो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि एक होते हैं ओपन चेन या ए साइक्लिक हम इसे कहते हैं जिसमें साइकिल एब्सेंट होती है, इसी वजह से हम उसको ओपन चेन कह रहे हैं। और दूसरी जो होती हैं वो क्लोज चेन होते हैं या उनको साइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप जो है साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो आप इसको सेकंड नेम जो है इसका ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं ओपन चेन और दूसरे होते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं और दूसरे जो क्लोज चेन है उनको साइक्लिक कहते हैं। सी से क्लोज्ड, सी से साइक्लिक। इसको याद करने का तरीका आप इस तरह से भी रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जैसे कि ओपन चेन कंपाउंड जो हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरे को हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स इनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों से प्रॉपर एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्दर मैं इनकी क्लासिफिकेशन एक दफ़ा आपसे डिस्कस कर दूं ताकि फिर जब हम इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो वो एग्जांपल्स के थ्रू आपको और मज़ीद क्लियर हो। तो जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, इनमें आपके पास दो क्लासेस आ जाती हैं फर्दर। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या इनका सेकेंड नेम जो है वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। जबकि दूसरी कैटेगरी जो है हम इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से साइक्लिक कंपाउंड में यानी कि जो साइक्लिक रिंग होता है तो उसके अंदर जो है वो मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम इनको कहते हैं होमोसाइक्लिक। और या फिर उसका सेकंड नेम कार्बोसाइक्लिक। कार्बो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो साइकिल बनी होती है उसमें कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से हम इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और दूसरे जो है वो हेट्रोसाइक्लिक हैं। हेट्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो एटम एक एटम या एक से ज़्यादा एटम जो है वो डिफरेंट भी जो है मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए कि साइक्लिक क्या है और साइक्लिक में जो दो फर्स्ट कैटेगरीज हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो क्लियर हो गया। होमो मीन्स सेम है और हेट्रो मीन्स डिफरेंट है, तो इस बेसिस पे आपने इनको क्लासीफाई कर लिया। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इनको फर्दर दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक। तो स्टूडेंट्स अब मैं इनको मजीद फर्दर जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी विद प्रॉपर
प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जांपल्स। तो इसी वजह से जस्ट आप फर्स्ट में ये क्लासिफिकेशन पूरा देख लें, फ्लोशीट डायग्राम, कि इनको होमोसाइक्लिक को फर्दर दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और जो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक है उनको फर्दर दो क्लासेस में क्लासीफाई किया। एक को सैचुरेटेड कहते हैं और दूसरे को अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और फिर अनसैचुरेटेड को फर्दर हमने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है कि जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है विद 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, जबकि नॉन एरोमेटिक में क्या होता है कि जो है कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स सिंपल सी आपकी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इस तरह से हम लोग जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है हम स्टडी कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हमने क्लासिफिकेशन की है, इनको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ और इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो है मैं अब आप लोगों से इनको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी थी वो थी ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम इनको ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया था कि इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ओपन चेन ऑफ एटम्स मौजूद होती है। ज़रूरी नहीं है कि कार्बन एटम्स ही हो, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इसी वजह से हम मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन ओपन चेन ऑफ एटम्स आप लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो द कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन के साथ ये कंबाइन नहीं करता, ज्वाइन नहीं करता, इसी वजह से ये ओपन चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को होप्स हो कि ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि ओपन चेन कंपाउंड्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं। अब फर्दर क्या है कि दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। इन्हीं को हम स्टूडेंट्स एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि तीन बातें याद रखनी है। एक, हम इनको ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, सेकंड हम इनको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और थर्ड जो है हम इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, यही ओपन चेन कंपाउंड जो है आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स जो है हम इनको बोलते हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनको हमने स्टूडेंट्स फर्दर दो टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। फर्दर टू टाइप्स में जो है हम लोगों ने इनको क्लासीफाई कर दिया है। अब वो टू टाइप्स जो हैं वो कौन सी होंगी। फर्स्ट जो है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और जिनको हम नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स कहते थे, ये मैंने आपको जो है क्लासिफिकेशन के जो अपने फ्लो शीट थी उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हम कह रहे थे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरे को हम कहते थे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन को हम क्यों कह रहे हैं, जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेट चेन, मतलब जिसमें एक प्रॉपर स्ट्रेट चेन चल रही है जिसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होगी इन्वॉल्व, तो इसी वजह से हम इनको साथ में नॉन ब्रांच कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इन दिस कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वन टू द अदर। इसमें जो है एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ एक सीरीज में एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जो है वो अटैच्ड होता है, कनेक्ट होता है, इसी वजह से हम इनको स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कह रहे हैं। और इसमें एग्जांपल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन में आप देखें CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि ब्यूटा होता है 4 कार्बन जिसके अंदर मौजूद हूँ। तो ब्यूटेन एन हेल्केन सीरीज है, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या होगी कि CH3 मतलब जो आपका कार्बन एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो ये ब्यूटेन हो गया। इसी तरह 1 ब्यूटीन में इसमें क्या होता है, 1 कार्बन पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, इसी वजह से इसको जो है हम बोल रहे हैं 1 ब्यूटीन। इसमें भी 4 कार्बन होते हैं लेकिन ब्यूटीन अल्कीन फैमिली है तो इसी वजह से इनके अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं हुई हुई। और थर्ड जो है एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है 1 ब्यूटानोल की हमारे पास, और इसमें भी आप देखें कि जो है फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं 1 ब्यूटानोल। आपने याद रखना है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा उसको आपने नंबर 1 देना है। ठीक है, 1, फिर इसी तरह ये नेक्स्ट होगा 2 और ये 3 और ये 4। तो ये 1 पोजीशन पे लगा हुआ अल्कोहलिक ग्रुप, तो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं 1 ब्यूटानोल। और ब्यूटा क्यों बोला, क्योंकि 4 कार्बन मौजूद हैं, तो 1 ब्यूटानोल इसका नेम कहलाएगा। और इसमें भी स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई।
अब ये हमने स्टूडेंट्स ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया और उसके बाद स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को स्टडी किया है। अब हम आते हैं इसके सेकंड जो कैटेगरी है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, उसकी तरफ आ जाते हैं। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स के इन दिस कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द चेन, ऑन द साइड्स ऑफ द चेन, यानी कि ब्रांचिंग की फॉर्म में जो है वो ये होंगे, ब्रांच की फॉर्म में होंगे। इसमें सीरीज में अरेंज थे, इनके अंदर क्या होंगे साइड्स की फॉर्म, साइड्स इन द ऑन द साइड्स ऑफ द चेन ये अटैच्ड होंगी, ठीक है। इसी वजह से हम इनको ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आ जाती है 2 मिथाइल प्रोपेन की, जिसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब आप देखें कि इसके अंदर भी 4 कार्बन ही हैं, लेकिन 4 कार्बन ही हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जो आपकी जो एक मिथाइल ग्रुप है वो आपका जो सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है ये सेकंड कार्बन पे मौजूद है। तो हम इसको नाम दे रहे हैं 2 मिथाइल, इसी वजह से नाम दिया 2 मिथाइल, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आप नंबर यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी, क्योंकि एक इक्वल पॉसिबिलिटी है, इनको दोनों साइड से अगर आप स्टार्ट करें तो आपके पास मिथाइल सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो पेरेंट चेन है उसके अंदर 3 कार्बन हैं, तो इसी वजह से 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका जो सेकंड नेम है वो हम इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो अब ये होप सो कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ये ब्रांच की फॉर्म में है, ठीक है। सो इसी वजह से ये ब्रांच चेन कंपाउंड में आ जाएगा। इसी तरह अनदर इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि नियोपेंटेन है, जिसमें कार्बन जो है सेंट्रल कार्बन जो है फर्दर 4 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से ब्रांच है कि ये आपकी पेरेंट चेन है, लेट्स सपोज ये प्रोपेन है, तो इसके साथ जो है सेकंड कार्बन पे जो है वो सेकंड पोजीशन पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इसी वजह से इसके नेम में लिखा हुआ है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये प्रोपेन है और उसके सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसी वजह से लिखा हुआ है 2,2 डाई मिथाइल, मतलब 2 सेकंड पोजीशन पे फिर आपने रिपीट करना है। ये तो आपको नोमेनक्लेचर में भी एक्सप्लेन किया गया है, और जिसमें आप देखेंगे कि नोमेनक्लेचर में कि अगर एक ही कार्बन के साथ 2 दफ़ा ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आपने उनको नंबर को 2 दफ़ा रिपीट करना होता है, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसी वजह से ये कहलाएगा, और इसका सेकेंड नेम जो है वो नियोपेंटेन है। तो ये होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको जो है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, जो इसकी सेकंड कैटेगरी थी, जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते थे, उसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स और और साइक्लिक कंपाउंड्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो कि मैंने स्टार्ट में आपसे डिस्कस की थी कि इसमें क्या होता है कि जो है आपके फर्स्ट कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है, या ये कंपाउंड जो है वो क्लोज चेन की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसी वजह से हम इनको क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर क्लोज चेन या रिंग ऑफ एटम्स, रिंग्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स हम इन्हें बोलेंगे। इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हम इन्हें बोलेंगे या क्लोज चेन कंपाउंड्स बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें फर्दर 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सेकंड जो कैटेगरी थी उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये आया हुआ है कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, और इसको एक एग्जांपल के साथ आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो इसको मैं भी आपसे डिस्कस करूंगी, तो आप फिर जो है इसको टॉपिक को आसानी से रेडी कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों से डिस्कस किया कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और साइक्लिक मतलब साइकिल के अंदर सेम एटम्स जब मौजूद होंगे, तो इसी वजह से हम उनको होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेम कार्बन एटम्स, सिर्फ सारे के सारे कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से हम इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका सेकंड नेम है। तो द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, इसके अंदर क्या होता है, रिंग जो होता है इनका वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पे बेस कर रहा होता है। सो इसी वजह से हम इनको होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से आप लोगों को जो है वो मिल गई है। तो अब आपको याद करने में भी, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया।
अब मैं इनकी एग्जांपल्स भी मज़ीद आपको दूंगी। तो फर्दर जो है इनकी क्लासिफिकेशन क्या थी कि हम जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? अब इसकी डेफिनेशन जो है मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। क्या है कि द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स, जिसके अंदर रिंग आ जाए 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक तरह से कंडीशन हो गई कि ऐसे कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर आपको पता है कि रिंग जो है वो 2 कार्बन से तो कभी भी नहीं बनती है। ठीक है, तो रिंग बनाने के लिए आपके पास कम से कम जो है वो 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो तब आप देख लें कि आपके पास जो है वो साइक्लोप्रोपेन जो है वो बनती है। ठीक है, तो 3 और मोर कार्बन एटम्स मौजूद हों और दूसरी बात कि जो कि रिजेंबल करें, किससे रिजेंबल करें? एलिफैटिक कंपाउंड से। ठीक है, एंड दे रिजेंबल विद एलिफैटिक कंपाउंड्स, तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जो दो क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया कि एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। तो होप्स हो कि आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई है। अब इसकी अंदर हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n होता है। मतलब जो भी n नंबर होगा तो वो आपने लगाना है यहाँ पर। जैसे लेट्स सपोज ये C3 है तो H कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, C3H6 होंगे। इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करती हूँ कि कैसे C3H6 हैं। ठीक है, ये इनके अंदर फॉर्मूला है इनका जनरल फॉर्मूला। एंड द हाइड्रोजन एटम्स में बी रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप्स, और इसमें जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे ग्रुप से भी रिप्लेस हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको दिखने में नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो साइक्लोप्रोपेन है। आप इसमें देखें कि आपके पास जो है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जिसमें ओनली कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कार्बन एटम्स जो है वो जो रिंग है वो कार्बन एटम्स पे बेस कर रहा है। और जो इसी तरह साइक्लोप्रोपेन को देखें, साइक्लोब्यूटेन को देखें, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, ये सब के अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम्स जो है ओनली कार्बन एटम जो है वो रिंग में मौजूद हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इनको एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अंदर जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में रख रहे हैं, या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप इनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडली जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हम क्यों कह रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन एटम्स या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे जब रिंग में, तो साइकिल में, तो हम उनको कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आप ये देखें स्टूडेंट्स CH2 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 साइक्लोप्रोपेन हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये साइक्लिक वे में अरेंज्ड हैं। और प्रोपेन क्यों कहा? क्योंकि 3 कार्बन मौजूद हैं। साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा कि साइकिल की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। और जो है वो इसमें जो है ब्यूटेन क्यों कहा? क्योंकि 4 कार्बन मौजूद हैं। ठीक है, और साइक्लोपेंटेन में क्या है कि 5 कार्बन हैं, और साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन हैं। और साइक्लोहेक्सीन में और हेक्सेन में क्या डिफरेंस है कि हेक्सीन के अंदर एक डबल बॉन्ड भी आपको नजर आ रहा है। तो इसी वजह से हम इसको साइक्लोहेक्सीन कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसकी सेकंड कैटेगरी की तरफ जाने लगी हूँ, जो कि हमारे पास थी एलिसाइक्लिक के बाद जो है वो हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ आने लगे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स इसी तरह हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स जिनके अंदर एक एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। या जिनके अंदर अरोमा होता है, मतलब उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जिनके अंदर मौजूद होगी। तो 1 बेंजीन रिंग होना मस्ट है। ठीक है, अगर 1 बेंजीन रिंग होगी तब भी हम उनको एरोमेटिक कहेंगे, या 1 से ज़्यादा होगी तब भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि एक जो है वो लाजमी बेंजीन रिंग होनी चाहिए। 1 बेंजीन रिंग मतलब ये आप देख लें कि ये एक बेंजीन रिंग है, ये उनके अंदर होना लाजमी है। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको इस तरह से रिंग की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो आप देख रहे हैं कि 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इस तरह से आप देखें कि बेंजीन रिंग कंटेन्स 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स।
ठीक है। एंड दीज बॉन्ड्स आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय आर सर्कल, और इनको हम स्टूडेंट्स सर्कल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें तो बात एक ही है, ठीक है। दोनों फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म जो भी आपको बेटर लगे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया है। अब मैं इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जांपल नज़र आ रही है आपको, ये बेंजीन रिंग है आपका C6H6, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स जो हैं वो आपको दिखने में नज़र आ रही हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैव अ साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि इसके साथ डिफरेंट साइड चेन्स जो हैं वो अटैच्ड हैं बेंजीन रिंग के साथ। तो ये भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है टॉलिन की। जब भी हम बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं तो हम इसको टॉलिन कहते हैं, ठीक है। इसका नेम जो है वो टॉलिन है और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जो फिनोल है वो कैसे होगा कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अटैच करते हैं इसके साथ, तो इसको हम फिनोल कहते हैं और इसकी जो है प्रॉपर्टीज भी वो चेंज हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो है बेंजल्डिहाइड जो है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर लगेगा तो नाम इस तरह से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइड जब बेंजीन के ऊपर लगेगा बेंजीन रिंग के ऊपर तो बेंजल्डिहाइड हम इसको बोलेंगे। इसी तरह जो आपके पास लास्ट ये यहाँ पर एग्जांपल नज़र आ रही है वो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन, जब नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा देंगे हम तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स ये सारी भी एग्जांपल जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, क्योंकि आपने अभी कंडीशन पढ़ी है कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होने चाहिए, ठीक है। तो वो बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग तो लाजमी इनके अंदर मौजूद है और साथ में इनके साथ जो है वो साइड चेन भी मौजूद है एज ए फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो इसी वजह से हम इन सबको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे और इसी वजह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स जो है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं ये इसके अलावा इट मे कंटेन मोर देन 1 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि एक ही रिंग हो, एक से ज़्यादा रिंग भी हो सकती है। तो वो मज़ीद इसकी एग्जाम्पल जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें जो जिनमें फ्यूज्ड रिंग है कि अगर एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में आ जाए तो इसका नाम बन जाएगा नेफ्थलीन, ठीक है। और अगर 3 रिंग्स इस तरह से आपके जो बेंजीन रिंग्स हैं वो फ्यूज्ड हो जाएं तो उसका नाम बन जाएगा एंथ्रेसीन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये भी एग्जांपल जो हैं आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में आ जाती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर कि अगर आपके पास जो है वो 3 बेंजीन रिंग्स इस फॉर्म में अटैच हों कि एक ये और दूसरा इसी तरह ये सेकेंड जो है बेंजीन रिंग और थर्ड जो है बेंजीन रिंग आप इस तरह से बना लें, इसके ऊपर ज़रा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में ज़रा ऊपर आपने कनेक्ट कर देना इस तरह से। तो इसका नाम स्टूडेंट्स आपका जो बनेगा वो होगा फिनैंथ्रीन, इसको हम बोलते हैं फिनैंथ्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल आ जाएगी। फिनैंथ्रीन भी बोलते हैं, फिनैंथ्रीन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स आ गए हैं। अब हम इसकी जो लास्ट कैटेगरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स उसको स्टडी करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। फर्स्ट हमने होमोसाइक्लिक देखा, अब हम हेट्रोसाइक्लिक को स्टडी करने लगे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया कि हेट्रोसाइक्लिक वर्ड क्या, हेट्रो का मतलब क्या होता था, डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो है डिफरेंट एटम जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट एटम जो है वो आपके साइक्लिक रिंग में मौजूद होता है। तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन 1 काइंड। एक से ज़्यादा डिफरेंट काइंड के एटम जो इसके अंदर अगर आ जाते हैं तो उस एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइकल्स भी हम इनको कहते हैं। सो द एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग इज कॉल्ड एज एन हेट्रो एटम। अब इसको हेट्रो एटम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन के अलावा कोई भी अगर एटम स्टूडेंट्स इसके अंदर मौजूद होगा तो वो हेट्रो एटम कहलाएगा, और कोई भी अगर हेट्रो एटम मौजूद है उस साइक्लिक कंपाउंड में तो हम उनको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वो एटम कौन सा हो सकता
सकता है, कॉमन हेटेरो एटम्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसमें एग्जांपल्स हैं आपके पास। फर्स्ट एग्जांपल आपको नज़र आ रही है ये, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो है ये आपके पास कंपाउंड है, इसके अंदर सारे के सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन एक जो है जो 6th वाला जो एटम है वो नाइट्रोजन एटम इसके अंदर मौजूद है, लेकिन एक सिंगल एटम जो है वो डिफरेंट है ना, हेटेरो एटम मौजूद है, तो इसी वजह से ये कंपाउंड जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा और इसका नेम जो है स्टूडेंट्स वो है पिरिडीन। अब इसके अलावा सेकंड एग्जांपल, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड एग्जांपल में आप देख लें कि ये पिरोल है। इसमें क्या है कि आपके पास बाकी ये सारे 4 कार्बन एटम्स हैं और ये 5वां जो है हेटेरो एटम जो है वो नाइट्रोजन और साथ में NH जो है ग्रुप जो है वो इसके अंदर मौजूद है। NH हेटेरो एटम जो है हेटेरो एटम जो है वो मौजूद है, तो इसी वजह से इसका नाम जो है वो पिरोल है, ठीक है। ये भी जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आ जाएगा। अब थर्ड कैटेगरी आप देख लें कि इसके अंदर जो है वो फ्यूरॉन है, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है वो मौजूद है, हेटेरो एटम मौजूद है, बाकी जो है वो सारे कार्बन्स हैं, ठीक है। और जो आपके पास लास्ट है थायोफीन, थायोफीन में यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख लें कि यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन है तो नाम बन गया फ्यूरॉन, अगर एक सल्फर आ जाए ऑक्सीजन की जगह, सारा जो है कंपाउंड सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है फ्यूरॉन के केस में और थायोफीन के केस में यहाँ पर सल्फर जो है हेटेरो एटम के तौर पर मौजूद है। तो ये आपके पास 4 एग्जांपल्स आ गई हैं। इनको याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वाले में आपके पास जो है वो 6 एटम्स मौजूद हैं, जिसमें 5 कार्बन एटम्स और 1 नाइट्रोजन एटम है। बाकी सब में जो है आपके पास 5 एटम्स हैं, जिनमें 4 जो हैं वो एटम्स कार्बन हैं और एक एटम जो है वो डिफरेंट आप करते जा रहे हैं कि इसमें जो है वो NH है, इसका नाम पिरोल बन गया, सेकंड वाले का में ऑक्सीजन है, इसका नाम फ्यूरॉन बन गया, और थर्ड वाले में सल्फर है और इसका नाम जो है वो थायोफीन बन गया, ठीक है। थायो कंपाउंड, थायो वर्ड हम मोस्टली सल्फर के लिए लेते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको जो है आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो है जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये आपको क्लियर हो गए हैं। तो इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।